तकरीबन 1 महीना 8 दिन बचे हैं। नरेंद्र मोदी साहब की विदाई की तारीख करीब आ रही है, लेकिन अपनी विदाई से पहले वो अपनी राह या फिर अपने कहा जाए अपने खासम खास की राह में जो रोड़ा है उसे ठिकाने लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नाम आप सबको पता है, लेकिन फिलहाल इस पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे बीजेपी के अंदर ही बगावत चरम पर है। आरएसएस लगातार नरेंद्र मोदी साहब को 75 साल वाला फॉर्मूला याद दिला रही है। मोदी जी जानते हैं कि आरएसएस ने ठान ली है कि इस बार 17 सितंबर के बाद एक दिन भी प्रधानमंत्री रहना उनके लिए बड़ा परेशानी का सबब रहेगा। इसलिए वो अमित शाह के लिए बैटिंग कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस ने क्लियर कर दिया है कि न मोदी न शाह, इन दोनों में से कोई प्रधानमंत्री रहने वाला नहीं है। इन सब के बीच लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक फ्लॉप सरकार साबित करने में मोदी और उनके गुट के लोग जुटे हुए हैं। लगातार यह हो रही बगावत के बीच एक बड़ा कदम उठाया गया है, उस गुट की तरफ से भी और इस गुट की तरफ से भी। बगावत इतनी चरम पर पहुंच गई है कि इस अगस्त में एक बड़ा सियासी भूचाल बीजेपी में आने जा रहा है। उसके पक्के सबूत आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहे तूफान की वो खबर दिखाऊंगा जो ना हजम योगी गुट को हो रही है और ना ही मोदी गुट को। एक दूसरे को बिल्कुल कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। हाल ही में जो ये बगावत शुरू हुई है, यूं कहा जाए तलवारें खींची, ये काशी गए नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद की है। वहां बड़ी जबरदस्त तरीके से फजीयत हुई थी। नरेंद्र मोदी साहब को पूरी उम्मीद थी जो उनके साथ बिहार में हुआ, वहां रोड शो में भीड़ नहीं थी, फिर उनकी जनसभा में भीड़ नहीं थी, फिर अगली बार गए तो भीड़ जनसभा में आई तो सही, लेकिन पोल खुल गई कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जबरदस्ती दबाव डालकर बुलाया गया था। ये तमाम चीजें हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वहां पर साग पर बट्टा लगा उसकी भरपाई वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र जाकर करते हैं। वो भी गफलत में पड़े रहे। उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो वाराणसी में किया उसे लेकर लोग नाराज हैं। वो गए तो सही, लेकिन वहां जनसभा में जैसे ही नरेंद्र मोदी साहब का भाषण शुरू हुआ वैसे ही भीड़ खिसक ली। फौरन पहुंचे दिल्ली और दिल्ली पहुंचते ही एक संदेश जो पहुंचवाया गया उत्तर प्रदेश में वो संदेश जाते ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने बिना नाम लिए सिर्फ संकेतों के आधार पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को फ्लॉप करार दे दिया। वो बयान भी दिखाऊंगा। लेकिन इसके बाद योगी आदित्यनाथ और आरएसएस ने जो किया है उसने बीजेपी को बेचैन किया, मोदी शाह वाली। पहले वो बयान दोबारा से सुनाऊंगा क्योंकि आपको पहले भी बयान सुना चुका हूं, लेकिन राज्यपाल का वो बयान सुनना चाहिए। जरा गौर से सुनिएगा। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहां से लोग आते हैं, वहां तो तुरंत दर्शन हो जाए, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा दर्शन करने ही पड़ते हैं। वहां जो बैठे हैं ना उनका तब तक नहीं मिलता। तो राज्यपाल का यह बयान कहना कि रामलला के दर्शन तो आसान है लेकिन फाइलों के दर्शन नहीं होते, इसमें आप कह सकते हैं गोदी मीडिया की सोच के तहत पर कि ये अधिकारियों पर तंज है। योगी आदित्यनाथ का नाम कहां है तो समझ लीजिए पिछले 2017 से लेकर अब तक आप देखेंगे इन 8, 9, 10 सालों में अमूमन यही देखने को मिला। सिर्फ और सिर्फ ये 8 साल में ये देखने को मिला कि जब भी उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हुआ, गोदी मीडिया ने नाच नाच कर और चीख चीख कर ये बताया ये योगी आदित्यनाथ ने किया। अगर किसी का एनकाउंटर हुआ तो योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी 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 योगी। अब जब अधिकारियों पर तंज कसा जा रहा है कि अधिकारी काम नहीं करते, फाइलें पहुंचाते नहीं है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, तो योगी की नाकामी को एक्सपोज कर रही थी राज्यपाल। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का यह बयान अपने आप में बताता है कि यह बयान यूं ही नहीं दिया गया है। काशी दौरे के फौरन बाद यह दिया गया बयान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोदी शाह की नई अदावत है। ऐसे वक्त में जब लगातार योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोदी शाह पर प्रेशर है, प्रेशर इस बात का कि 17 सितंबर को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब के, और अब तक ऐसा कोई माहौल क्रिएट नहीं हो पाया जिसमें अमित शाह को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सके। लगातार डीलिंग चल रही है। इतने सालों बाद नरेंद्र मोदी साहब पहली बार आरएसएस की चौखट पर खड़े थे जब उनके कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। बल्कि उन्होंने तो यह समझ लिया था वो आरएसएस क्या बीजेपी से बढ़कर है, इसलिए वो ध्यान नहीं देते थे, तवज्जो नहीं देते थे। उनके अपने लाडले आरएसएस के खिलाफ क्या क्या बयान देते थे वो आप देख चुके हैं। अब आरएसएस ने उन्हें वहीं लाकर खड़ा कर दिया है। गए थे डील करने, लेकिन डील हो नहीं पाई। 75 साल पूरा होने के बाद यानी 18 सितंबर से
लेकिन अगली जिस तारीख तक नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने रहेंगे, एक एक दिन प्रधानमंत्री के तौर पर गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि खबर यह है कि आरएसएस समर्थित जो बीजेपी के सांसद है वो भी नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हैं। अब इन सब के बीच समझिए क्या किया जा रहा है। पहले देखिए, क्या मोदी लिख चुके हैं उत्तराधिकार की पटकथा। इसमें लिखा है, देश की राजनीति इन दिनों असामान्य हलचल के दौर से गुजर रही है। घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है उससे यह आभास हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने सबसे करीबी सहयोगी और गृहमंत्री अमित शाह को लगातार आगे करना और कई राजनीतिक संकेत दे रहा है, बता रहा है कि किस तरीके से भाई नरेंद्र मोदी खुद पीछे रह रहे हैं और चाहते हैं कि अमित शाह को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि अगर मोदी के बाद कोई है तो वो अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ नहीं है। लगातार प्रोजेक्ट उनकी तारीफ करना, गृह मंत्रालय इतने दिनों तक संभालने वाले पहले गृह मंत्री बने, रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड बनाते बस, ये और कोई काम नहीं करते। ये कर दिया, वो कर दिया, यहां बातचीत वहां बातचीत, यानी कि जो गुर, जो अनुभव, जो ताकत नरेंद्र मोदी साहब पर है सरकार संभालने की, वो गृह मंत्री अमित शाह से मुकाबले किसी पर नहीं है। ये समझाया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा एक पॉडकास्ट भी आया था जब मोदी गुट के सांसद हैं निशिकांत दुबे ने योगी आदित्यनाथ को कमतर आंका था और उनके ऊपर अमित शाह को रखा था। जब पॉडकास्टर ने पूछा था योगी आदित्यनाथ, मोदी के बाद योगी, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की वजह से उत्तर प्रदेश में चुनाव थोड़ी ना जीते, वो तो मोदी की वजह से जीते। योगी का अगर कद है तो योगी के कद को देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्व शर्मा के बराबर तोल दिया और बताया कि अमित शाह से मुफीद कोई नहीं हो सकता। ये मोदी गुट की तरफ से लगातार योगी आदित्यनाथ के लिए किया जा रहा है। और ये बेचैनी है मोदी शाह गुट में, इसलिए भी बेचैनी है क्योंकि वो जानते हैं वो ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं जहां उनकी आज कोई नहीं सुनता। छोड़ दीजिए कि आरएसएस उनकी सुनेगा, क्योंकि आरएसएस के साथ जो उन्होंने किया वो सबने देखा। तो आरएसएस का टाइम आया है, उनके अपने सहयोगी नहीं सुनते। और तो और जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी इस समय इस कतर मुखर हो चुके हैं कि बात बात पर मोदी और शाह जिनसे आंखें मिलाने की जरूरत कोई नहीं कर पाता तो उनको चुनौती देते नजर आते हैं। अब आगे देखिए, पिछले दिनों नई दिल्ली में करीब 1 साल बाद हुई एनडीए बैठक में 1 साल बाद मोदी का अमित शाह की खुलकर तारीफ करना और उनके सबसे लंबे गृह मंत्री कार्यकाल पर गर्व जताना, राज्यसभा में संवेदनशील बहस का जवाब खुद देने के बजाय अमित शाह को सौंपना और बिहार के जिले सीतामढ़ी में अमित शाह का आक्रामक भाषण देना, यह बता रहे हैं कि ये सारी चीजें संयोग नहीं बल्कि ये तय किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर आगे ना बढ़े। क्योंकि क्या होता है, पार्टियां जरूर फैसला लेती हैं लेकिन कई फैसले ऐसे होते हैं जो जनता के विचारों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आज भी बता रहा हूं कि आज की जनता भी अमित शाह को एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखती। वो योगी का नाम जरूर लेते हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन शाह का नाम नहीं लेते। लेकिन यह बात भी सच है, एनडीए की डूबती हुई नैया को बचाएगा कौन, यह सवाल है। बीजेपी की, एनडीए क्या, बीजेपी की डूबती नैया को, इसमें चाहते हैं कि डूबती हुई नैया डूब जाए लेकिन उस पर पहले से कोई सवार हो जाए जिसका नाम प्रधानमंत्री की सूची में आ जाए। ये जानते हैं कि 2025 में जो अभी इस्तीफा होगा और इस्तीफे के बाद 2029 तक सरकार चलाई जाएगी, तकरीबन 28 और 29 तकरीबन 2.5 साल कम से कम एक नाम जुड़ तो जाएगा। अब आगे देखिए, उन्होंने कहा कि इसके अलावा कृषि मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से किसानों की चिंता जताते हुए सुधार पर चर्चा करना। वहीं पीएम मोदी का अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच किसानों के हित में व्यक्तिगत नुकसान उठाने की बात कहना भी किसी गहरे राजनीतिक संदेश की तरफ इशारा करता है। किसानों का जिक्र क्यों कर रहे हैं मैं बता देता हूं। दरअसल किसान जाट बेटियों के साथ हुए बदतमीजी, बदसलूकी, उस पर बीजेपी खामोशी पर नाराज है। फिर उसके बाद सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाए उसके एवज में सत्यपाल मलिक के साथ जो किया गया उस पर नाराज है। जब उनका निधन हो जाता है उनका राजकीय सम्मान न करना, जबकि वो राज्यपाल रहे 4 राज्यों के, उसको लेकर नाराज है। उसके बाद जगदीप धनखड़ साहब का अचानक से इस्तीफा और गायब हो जाना, ना उनका विदाई भाषण होना और ना ही उनको फेयरवेल देना, जाट नाराज हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ जाटों को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी के लिए खतरा साबित हो रहा है, मोदी शाह वाली बीजेपी। इसीलिए अब कवायद की जा रही किसानों को अपने साथ लाया जाए और योगी आदित्यनाथ को भी कमजोर किया जाए। लेकिन ये इतना संभव होने नहीं जा रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी म्यान से तलवार खिंच गई है और उधर लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। विपक्ष को कुछ नहीं करना, बस तमाशा देखिए। ये अपने आप ही सिर्फ फुटबॉल में इस तरीके से लगे हैं कि 48 घंटे में एक बड़ी खबर आने जा रही है। नमस्कार।